Good morning, all of you. Today we will revise Indian Constitution, your chapter number 3. ओके सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में इसमें चैप्टर में हम पढ़ेंगे. ओके सो कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स द systematic set of rules and regulations run by the government of the country is known as constitution of the country. कॉन्स्टिट्यूशन रिटन में भी लिखा हुआ हो सकता है, वो अनरिटन फॉर्म में भी हो सकता है. कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होता है प्रियम्बल से. ओके सबसे पहली चीज़ हम ये समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, फॉर्म कैसे हुआ. सो हाउ वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर्म्ड. सो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का नेशनल गोल और एम ये था कि जो इंडिया है वो डेमोक्रेटिक कंट्री हो, वहाँ सोशलिज्म हो, सेक्युलरिज्म हो और नेशनल यूनिटी हो. अब इसमें हम डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म मीन्स आप जो एक साथ सोसाइटी में जो रहते हो, जो इंडिया सोसाइटी के लिए वर्क करती है, सोसाइटी वेलफेयर के लिए काम करती है, सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए काम करती है, इज़ सोशलिज़म. सोशलिज़म में जो पावर होती है गवर्नमेंट की, वो जो पावर होती है वो गवर्नमेंट के पास होती है. ओके सो उनका एम था दैट डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म एंड नेशनल यूनिटी. अब उन्होंने इसे फॉर्म करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एस्टैब्लिश की, बनाई. ओके जो स्टार्ट की गई, जिस पे काम करना स्टार्ट किया 9 दिसंबर 1946 में. अब इस असेंबली में कुछ स्कॉलर्स और कुछ लीडर्स थे. जो कुछ पॉलिटिकल लीडर्स थे उनका नाम था जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो आपके हैं फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सरदार बलदेव सिंह. इनके गाइडेंस में कॉन्स्टिट्यूशन बना. फ्रैंक एंथनी जो एंग्लो इंडियन थे, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, वो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एज अ रिप्रेजेंटेटिव थे. एंग्लो इंडियन मीन्स जो पर्सन बाहर की कंट्री का हो और इंडिया में आके बस गया हो. मीन्स जो फ्रैंक एंथनी थे वो ब्रिटिशर्स थे, बट उनकी लाइफ जो थी वो इंडिया की उनकी सिटीजनशिप थी. ओके देन सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये सारे जो कुछ लीडर्स थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया. ठीक है पारसी कम्युनिटी से HP मोदी थे. ओके और कुछ स्कॉलर्स थे, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर BR अम्बेडकर और KM मुंशी. डॉक्टर BR अम्बेडकर ने आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको ड्राफ्ट किया है. ही इज़ दी
ही इज द चेयरमैन ऑफ द ही इज़ द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब जो बी आर अम्बेडकर है उन्होंने ही पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आपका लिखा है। 2 फीमेल लीडर्स थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, इज सरोजिनी नायडू एंड विजय लक्ष्मी पंडित। ओके, अब इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को 166 मीटिंग, टोटल 166 मीटिंग हुई, जिसका पीरियड था जो कितने टाइम तक चला, 2 years 11 month and 18 days। ओके, सो ऑन 26 November 1949 को आपका कॉन्स्टिट्यूशन पास कर दिया गया। बट आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 जनवरी को एनफोर्स किया, मतलब लागू किया गया, लोग तब से उसको फॉलो करने लगे। सो योर 26 जनवरी 1950 इज़ रिपब्लिक डे। इसीलिए हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं, क्योंकि उस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था। ओके, व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव्स। अब मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था दैट इट इज़ डॉक्यूमेंट विच फाइनली वीव्स द इथोस एंड आइडियल्स ऑफ आर कंट्री। इट टेल्स अबाउट द काइंड ऑफ अ गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन में ये पता चलेगा या चलता है दैट कि जो कंट्री का डॉक्यूमेंट है वो किस तरीके से बनाया गया है। ओके, उसमें किस टाइप की गवर्नमेंट, किस तरह की गवर्नमेंट है, उस बारे में लिखा हुआ है। एंड इन द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वी इलेक्ट आर लीडर्स। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है, हम इलेक्ट करते हैं लीडर्स जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडल करते हैं, जो हमारे जितने भी बड़े बड़े जो मिनिस्टर्स हैं, ये सारे क्या कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं, ऊपर जो हैंडल कर रहे हैं पूरे सिस्टम को। ओके, ताकि क्या ना हो कि कोई भी अपने पावर्स का मिसयूज़ ना कर सके। इसलिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इंडिया में इसलिए इंडिया में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अब कौन कौन से फीचर्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में हैं? द फर्स्ट वन इज़ डेमोक्रेटिक रूल, सेक्युलरिज्म एंड रिपब्लिक एंड फेडरल स्टेट। ओके, चलो, डेमोक्रेटिक रूल मतलब कि इंडिया ने किस तरीके की गवर्नमेंट को अडॉप्ट करके रखा है। इंडिया में डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, जहाँ पे इलेक्शन के थ्रू हम रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट करते हैं फॉर 5 years। हर 5 साल में इलेक्शन होता है जिसमें हम सिलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव जिसके अंडर हम रहना चाहते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव हमें लगता है कि सबसे अच्छा काम करेगा। बट ओनली मोर देन 18 years ओल्ड जो लोग हैं वही वोट करने के लिए एलिजिबल होते हैं। जो हम इलेक्ट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव वो इलेक्शन के थ्रू होता है, और इलेक्शन वोटिंग करके होता है, और वोटिंग में हम 18 years के जो लोग हैं या उससे ऊपर के जो लोग हैं, उससे ज़्यादा एज के लोग हैं, वो वोट कर सकते हैं। ठीक है, और जो रिप्रेजेंटेटिव है वो 5 years तक के लिए रूल करता है। ओके, वोटिंग ना रिलीजन के बेसिस पे होती है, ना कास्ट के बेसिस पे होती है, ना क्लास के बेसिस पे होती है, और ना जेंडर के बेसिस पे होती है।
कोई भी रिलीजन के लोग यानी कोई भी धर्म के लोग वोट कर सकते हैं, कोई भी कास्ट के लोग वोट कर सकते हैं, कोई भी क्लास, वो भले रिच हो या पुअर हो, वो वोट कर सकते हैं। जेंडर मीन्स वो फीमेल हो मेल हो, वो भी वोट कर सकते हैं। ओके, सो एवरी सिटीजन एन्जॉय द फ्रीडम ऑफ फॉलो रिलीजन ऑफ हिज और हर चॉइस एज वेल एज फ्रीडम ऑफ स्पीच। आप कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हो, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप बोल सकते हो, आप एक्सप्रेस कर सकते हो अपनी फीलिंग, और आपके जो थॉट्स हैं वो लोगों तक पहुंचा सकते हो। सेक्युलरिज्म मीन्स that citizens are not discriminated। जो लोग हैं वो discriminated means भेदभाव, ठीक है। सो सिटीजन्स को जो इंडियन लोग हैं उनको उनके फेथ पे, उनके रिलीजन की बेसिस पे उनका डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री, मतलब यहाँ पे हर एक रिलीजन के फेथ को उतनी ही वैल्यू दी गई है जितनी सारी रिलीजन को दी गई है, यानी कि हर रिलीजन के लोग इंडिया में रह सकते हैं। ओके, एंड they propagate the religion of his or her choice। propagate means फैलाना, मतलब आप अपने रिलीजन को प्रोपोगेट कर सकते हो, फैला सकते हो, उसके लिए आपको कोई ना नहीं बोलेगा, ठीक है। रिपब्लिक मीन्स वो गवर्नमेंट जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सिटीजन्स के थ्रू गवर्नमेंट बनाती है। रिपब्लिक मीन्स अ गवर्नमेंट दैट ऑब्टेन्स पावर फ्रॉम पीपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, एंड जो हमारा सिस्टम है वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, विच मीन्स कि पावर जो है वो किसी भी एक पर्सन के हाथ में नहीं है, वो जो लोग हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनके हाथों में, मतलब सब अलग अलग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के, सब में डिवाइड की गई है। यानी पावर्स क्या है, लिमिटेड, किसी भी एक पर्सन के हाथ में नहीं है, ठीक है। Now the central government is, there are 3 types of government जो आप में organs of government, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट आता है, स्टेट गवर्नमेंट आता है और लोकल गवर्नमेंट आता है। आप में सिर्फ 2 ही है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब वो गवर्नमेंट जो सेंट्रल लेवल पे काम करती है, मतलब पूरे नेशन के लिए काम करती है, पूरी कंट्री के लिए काम करती है। एंड स्टेट गवर्नमेंट मीन्स जो हमारा कंट्री अलग अलग स्टेट्स में बटा हुआ है, 28 स्टेट्स में जो बटा हुआ है, हर एक स्टेट के लिए अलग अलग गवर्नमेंट है। ओके, सो सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे काम करती है? सबसे पहली चीज़, सेंट्रल गवर्नमेंट 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ओके, जिसका हेड कौन है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के अंदर ये तीनों ऑर्गन्स काम करती है। लेजिस्लेचर जो आपके लिए लॉ बनाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर जो बनाते हैं। एग्जीक्यूटिव मीन्स वो लोग जो ये लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करते हैं, लागू करते हैं, ठीक है।
एंड जुडिशरी मीन्स वो ऑर्गन जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों के वर्क को देखती भी है और ये भी देखती है कि लोग उसे फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, जो लॉज बनाए हैं वो लोग फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। अगर लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं तो वो कोर्ट में जाके फाइल कर सकते हैं अपनी कंप्लेन। ओके, तो लेजिस्लेचर में जहाँ लॉज बनते हैं वो है पार्लियामेंट। एग्जीक्यूटिव में आएगा प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर एग्जीक्यूट करते हैं लॉज। और जुडिशरी जिसमें आएगा सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में सुप्रीम कोर्ट है जो आपके लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करते हैं। पार्लियामेंट दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, लोकसभा और राज्यसभा। और एग्जीक्यूटिव में प्राइम मिनिस्टर के अंडर आते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के अंदर भी अलग अलग मिनिस्टर होते हैं, एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, ऐसे करके अलग अलग मिनिस्टर्स हैं जो सेंट्रल लेवल पे काम देखते हैं। ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट, अब स्टेट गवर्नमेंट में भी सेम यही चीज़ें होती है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में काम हो रहा है वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट में काम होता है। बट जो हेड होते हैं वो होते हैं गवर्नर। वो कौन होते हैं? गवर्नर। ठीक है। अब स्टेट भी लॉज बनाती है यानी लेजिस्लेचर, स्टेट भी एग्जीक्यूट करती है लॉज सॉरी, जुडिशरी भी लुक आफ्टर करती है, देखती है कि कौन लॉज को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो लेजिस्लेचर में स्टेट गवर्नमेंट आएगा, स्टेट की जो गवर्नमेंट है यानी लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा। स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली होती है जिसमें विधानसभा और विधान परिषद होता है। ठीक है। एग्जीक्यूटिव में आपका आएगा चीफ मिनिस्टर, क्योंकि चीफ मिनिस्टर स्टेट में कोई भी चीज़ को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अदर मिनिस्टर। अदर मिनिस्टर्स कौन होंगे? काउंसिल मिनिस्टर्स। ओके। देन काउंसिल मिनिस्टर अगेन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में, जो लोकल एरिया, स्टेट में क्या होता है कि जो विलेजेस एरिया हैं, जो लोकल एरियाज हैं, जो विलेजेस हैं, वहाँ पे भी एक एडमिनिस्ट्रेशन सेट किया जाता है विच इज़ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। तो गांव में पंचायत भी होती है और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन भी होता है। ठीक है। और म्युनिसिपल बोर्ड्स भी होते हैं। ठीक है। स्टेट जुडिशरी में, स्टेट गवर्नमेंट में जुडिशरी में हाई कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है और विलेजर्स के लिए सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं। ठीक है। अब आप देखो फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट। सबसे पहले आपका ओपिनियन लिया जाएगा, पब्लिक ओपिनियन, किसके थ्रू? इलेक्शन के थ्रू। आप वोट डालोगे, फिर आपका जो चॉइस का रिप्रेजेंटेटिव है वो एमएलए या फिर चीफ मिनिस्टर, कुछ भी बन सकता है, जो भी रिप्रेजेंटेटिव आपने सेलेक्ट किया है वो। देन वो रिप्रेजेंटेटिव क्या करेंगे? आपके लिए लॉज बनाएंगे, फिर वही लॉज आपके ऊपर इम्प्लीमेंट होगा। ओके। सो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी आर दी ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये तीन ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट की। लेजिस्लेचर लॉज बनाती है, एग्जीक्यूटिव विद द हेल्प ऑफ सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स इम्प्लीमेंट करती है लॉज। सिविल सर्विसेज ऑफिसर मतलब जो ऑफिसर्स वो रखते हैं एग्जीक्यूट करने के लिए, आईएएस ऑफिसर्स। ओके। जुडिशरी मेक्स पीपल फॉलो द लॉ, वो ये देखती है कि लोग फॉलो कर रहे हैं लॉज को कि नहीं। एंड डज द वर्क ऑफ प्रोवाइडिंग जस्टिस, और लोगों को क्या चीज़ देती है? जस्टिस। अगर आप कोई कंप्लेन करते हो कि आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है तो
वो आपको जस्टिस प्रोवाइड करेगी, ठीक है। इंडिया इज अ फेडरल स्टेट। इंडिया क्या है? फेडरल स्टेट है। दैट मीन्स कि इंडिया के जो पावर्स हैं वो डिवाइडेड हैं। जैसे पावर्स डिवाइडेड हैं उनके, वैसे ही उनके सब्जेक्ट्स डिवाइडेड हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स को लुक आफ्टर करेगा, ठीक है। सो देयर आर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करके रखे हैं कि ये सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट में आएगा, ये सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में आएगा, ये सब्जेक्ट कॉन्करेंट लिस्ट में आएगा। मीन्स कि देर आर तीन लिस्ट हैं। फर्स्ट वन इज सेंट्रल लिस्ट, जिसे हम यूनियन लिस्ट भी कहते हैं, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। इन सारे लिस्ट में आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। 97 सब्जेक्ट्स आपके हैं यूनियन लिस्ट में। अराउंड 66 जो सब्जेक्ट्स हैं वो है स्टेट लिस्ट में। कॉन्करेंट लिस्ट का मुझे याद नहीं है, सो वो मैं आपको बाद में बता दूंगी। सो ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो इन लिस्ट में इंक्लूडेड होते हैं। अब यूनियन लिस्ट यानी जो यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स हैं उस पे सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसके डिसीजन ले सकती है, ठीक है। जो स्टेट लिस्ट है उस पे सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही उन सब्जेक्ट्स पे डिसीजन ले सकती है। स्टेट लिस्ट में फॉर एग्जांपल मान लो पुलिस, सो पुलिस जो है वो आपके स्टेट गवर्नमेंट में आती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो एजुकेशन, तो एजुकेशन आपका आता है यूनियन लिस्ट में, ठीक है। अब आता है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट और आपका सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलके उसके सब्जेक्ट्स पे डिसीजन ले सकते हैं। मींस फॉर एग्जांपल विलेजेस में जो भी कोई इश्यूज होते हैं तो वो जो लिस्ट है जो सब दोनों के लिए कॉमन है, उन सब्जेक्ट्स पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों डिसीजन ले सकते हैं। चलो, और जो भी लॉज सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है वो पूरे नेशन को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। अब हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं। फंडामेंटल राइट्स मतलब एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, क्योंकि हम इंडिया के भारतीय नागरिक हैं तो हमारे पास कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं। फंडामेंटल राइट्स मीन्स हमारे बेसिक राइट्स हैं, ओके। सो फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स आर प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये जो राइट्स हैं वो हमें कौन प्रोवाइड करता है? कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारे राइट्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं, ठीक है। हमारी इंडिया में 26 नवंबर 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया और इसे यूज़ करना स्टार्ट किया 26 जनवरी 1950 से, ओके। Fundamental rights of India citizen guarantee that residents of land can lead a peaceful life। ये फंडामेंटल राइट्स हमें इसलिए दिए गए हैं ताकि हम जहाँ पे भी रहते हैं हम पीसफुली रह सकें, ठीक है। एक लैंड पे क्योंकि इतने सारे लोग हैं तो हम वहाँ पे पीसफुली रह सकें, ठीक है। अब हमारे इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम द फंडामेंटल राइट्स
of Indian citizens are most of the time similar in all the democratic countries. जो democratic countries हैं उनके fundamental rights almost similar हैं, same हैं, एक जैसे हैं, क्योंकि democratic country है तो आपके पास कुछ freedom है, आपके पास कुछ powers हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास कौन कौन से पावर्स हैं अब हम उस बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो इक्वालिटी बिफोर द लॉ, लॉ से पहले पहली इक्वालिटी के पहली चीज़ क्या है, दैट ऑल द पीपल ऑफ द इंडिया, जितने भी सिटीजन्स हैं इंडिया के, वो क्या है, इक्वल है। भले वो रिच हो, भले वो पुअर हो, या वो उनका कोई भी रिलीजन हो, चाहे वो फीमेल हो, वो मेल हो, एवरीथिंग, सब क्या है, इक्वल है, एक बराबर है, ठीक है। दूसरी चीज़, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आपके पास फ्रीडम है, आपके पास ये चॉइस है कि आप किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हो, किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है, कोई भी इस पे प्रेशराइज नहीं कर सकता है। आपके पास फ्रीडम है कि आप किस रिलीजन पे बिलीव करते हो, उन पे फेथ करते हो, उन्हें मानते हो, ये टोटली आपकी चॉइस है, ठीक है। देन फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड पीसफुल असेंबली, दैट हमारे पास ये फ्रीडम है कि हम एसोसिएट और लोगों के साथ एसोसिएट करके पीसफुली असेंबली में रह सके, लाइक सिंपली कि हम एक पीसफुली लाइफ स्पेंड कर सके, जी सके, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आपके पास ये फ्रीडम है कि आप अपने थॉट्स एक्सप्रेस कर सकते हो, आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हो, आपके मन में जो चीज़ है वो आप बोल सकते हो, आप क्योंकि आप ह्यूमन हो, ठीक है, आपको नेचुरली ये चीज़ आपकी फ्रीडम में है कि आप कुछ भी बोल सकते हो और एक्सप्रेस कर सकते हो। कुछ भी बोल सकते हो मतलब किसी को बुरा भला नहीं बोलना है, कुछ भी बोल सकते हो मतलब जो आपके आइडियाज़ हैं, जो आपके थॉट्स हैं, ठीक है, आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। नाउ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज for the protection of civil rights, right to constitution remedies मतलब solution, आपके पास ये right है कि आप अपने राइट्स को, सिविल राइट्स मतलब हमारे खुद के राइट्स, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम कोई भी सल्यूशन ला सकते हैं, ये हमारा राइट है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी कोरोना आया, ठीक है, तो कुछ चीज़ें चेंज हुई बिकॉज़ एकदम से जब ऐसा सिचुएशन आता है तब हम कुछ सल्यूशंस निकालते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए अपने राइट्स को, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पुलिस थोड़ी स्ट्रिक्ट हो गई थी, लॉज थोड़े स्ट्रिक्ट हो गए थे, ठीक है, ये सब चीज़ें क्यों करी गई, ताकि अपने नेशन को प्रोटेक्ट कर सकें, ठीक है। चलो ये आपका चैप्टर हो गया है ऑलमोस्ट फिनिश। सो अगर मैं आपको एक ओवरव्यू दूँ इस चैप्टर का, सो सिंपल सी चीज़ है दैट कि जैसे हम अपने घर में रहते हैं, ठीक है, सो हमारे घर में कुछ डिसिप्लिन है, कुछ रूल्स हैं कि नहीं ऐसा नहीं करना है, ये नहीं करना है, आपको बोला लाइट ऑफ करने तो ऑफ रखनी है, बाहर जाओगे तो लाइट ऑफ करके जाओ, ठीक है, या फिर आप घर में आ रहे हो तो स्लीपर्स पहन के मत आओ। तो ये सारे कैसे हैं, पर्सनल रूल्स एंड रेगुलेशंस है, हमारे घर के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। जबकि हम घर में कितने लोग रहते हैं, 3 4 5, इससे ज़्यादा लोग रहते नहीं हैं।
ठीक है। सो जब हम पूरे नेशन को जब हैंडल करने की बात करते हैं, जब हम पूरे नेशन की बात करते हैं, बिकॉज एक पर्सन इज एन इंडिविजुअल, एक पर्सन है वो, ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल एक पूरी सोसाइटी बनती है, ग्रुप ऑफ सोसाइटी एक डिस्ट्रिक्ट बनती है, ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट और विलेजेस एक स्टेट बनता है, एंड ग्रुप ऑफ स्टेट्स एक नेशन बनता है, ठीक है। तो अगर हम नेशन को देखें तो नेशन में कितने सारे लोग हैं, लाइक इंडिया का जो पॉपुलेशन है वैसे भी सेकेंड हाईएस्ट पॉपुलेशन में से है। सो इतनी बड़ी कंट्री को हैंडल करने के लिए, चलाने के लिए, मैनेज करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ज़रूरी है, और क्योंकि वो सबके लिए है, सो वो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो हम फॉलो करते हैं उसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे हम सबको एज अ सिटीज़न हमें वो चीज़ फॉलो करनी होती है। ओके, चलो आपकी जो क्लास, आपकी जो ये रिवीजन क्लास है ये मैं एंड करती हूँ। क्वेश्चन आंसर्स मैंने आप लोगों के साथ आज ही डिस्कस किया था यस्टरडे। सो इफ़ अभी भी लाइक रिवीजन के बाद भी अगर कोई डाउट हो तो आप डाउट सेक्शन में वो डाउट्स डाल दीजिए, ठीक है। और अगर लाइक अभी रिवीजन हो गया है तो मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स मोस्ट प्रोबेबली संडे या मंडे को आपको भेज दूंगी, सर्कुलेट कर दूंगी। ओके, सो थैंक यू सो मच।